जहाँ जहाँ उनसे पूछा गया है उनके बच्चों से उनसे कि आपकी ऑनरशिप में वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि येस दीज प्रॉपर्टीज़ आर ऑन बाय अस एंड आवर फैमिली। इनकी ऑनरशिप को डिनाई नहीं किया जा रहा, इनकी ऑनरशिप को एक्सेप्ट किया जा रहा है। जहाँ जहाँ जोन सा ऑर्गन है उसमें उसकी मर्जी के बंदे लगे हुए हैं, FBR में, NAB में और हर जगह। ये पता नहीं कौन सी ऐसी फैक्ट्री थी मक्का में जो कि इतनी बरकत वाली थी कि उससे उन्होंने जो दुबई में भी फैक्ट्री लगा ली, कटर में बिजनेस भी कर दिया और फिर लंदन के फ्लैट भी खरीद लिए। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ केस लेजेंड एंड आई एम योर होस्ट नुमान नज़ीर विद रिज़ा नूर। और हम बात कर रहे थे हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस आसिफ सईद खान खोसा के केसेस के बारे में, जिनमें से आज जो हम केस डिस्कस करने जा रहे हैं वो है पनामा केस। अप्रैल 3, 2016 को एक फर्म है मोज़ैक फिनेस्का बेस्ड इन पनामा जिससे ICIG ने इंफॉर्मेशन ली। इंफॉर्मेशन क्या थी कि दुनिया में जितनी भी ऑफशोर कंपनीज़ हैं उनकी जितनी भी प्रॉपर्टी हैं वो किस किस जगह पर मौजूद हैं। उसमें एक नाम था हमारे प्राइम मिनिस्टर मियां नवाज शरीफ साहब का, जिसकी वजह से कुछ सियासी हलचल मच गई कि उनकी प्रॉपर्टी पूरी दुनिया में किस किस जगह पे है, किस किस जगह पर उनकी कंपनीज़ हैं। और इस केस को आज हमारे साथ डिस्कस करेंगी मिस रिज़ा नूर। मिस पनामा केस इज़ वन ऑफ दोज केसेस ऑफ पाकिस्तान जो कि हमारे अब के जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आसिफ सईद खान खोसा उनकी एक लेजेंडरी जजमेंट है पनामा केस में। ये केस कुछ इस तरह है कि जैसा कि आपने बताया है कि एक फर्म थी, उससे कुछ डाटा कलेक्ट किया गया जिससे पता लगता है कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे उनके बड़े हिडन और कंसील्ड एसेट्स थे जो कि पूरी दुनिया में निकले। अच्छा, उसके अंदर बहुत सारे लोग थे जिनसे डाटा लिया गया और उसमें एक नाम हमारे प्राइम मिनिस्टर का था। जी बिल्कुल, पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा लोग थे। तो लेकिन ये हुआ फिर पॉलिटिकल सिक्योरिटी नहीं होती है ना। अ पर्सन जो कि बंदा है एक पब्लिक ऑफिस होल्ड कर रहा है उसको अनअकाउंटेबल नहीं छोड़ा जा सकता है। उसके पास अगर कोई ऐसे एसेट्स हैं जो बियॉन्ड हिज मीन्स हैं, उसकी कहीं ना कहीं से उसको जवाबदेह होना पड़ता है कि आपके पास ये एसेट्स कहाँ से आए, आपके पास क्या सोर्स ऑफ इनकम था जिसकी वजह से आप इस सारे जायदाद के मालिक बने हुए हो। तो इसी तरह यहाँ पे एवन फील्ड रेफरेंस का नाम भी दिया जाता है कि एवन फील्ड हाउसेस थे, 4 हाउसेस थे लंदन में सिचुएटेड। हाउस नंबर 16, 16A, 17 एंड 17A। ये 4 हाउसेस थे जो 2 ऑफशोर कंपनीज थी, नस्कल एंड नेल्सन एंटरप्राइज। इन दोनों ने ऑन किए हुए थे हाउसेस। और ये कंपनीज किसकी थी? देयर वाज अ बिग क्वेश्चन मार्क ऑन इट। वे कंपनीज रिसेंटली उस वक्त जब ये पनामा का सारा पनामा पेपर्स लीक होते हैं उस वक्त तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो उस वक्त के PM थे हमारे पाकिस्तान के, उनके 2 बेटे थे, उनके ऑनरशिप में थी। लेकिन ये जिस वक्त एक्वायर की गई थी कंपनीज उस वक्त किसकी ऑनरशिप में थी? देयर वाज अ ह्यूज क्वेश्चन मार्क। तो इसलिए ये ऑफशोर कंपनीज थी और इनका कोई इस चीज़ का रिकॉर्ड नहीं था ये कंपनीज किसकी हैं किसकी नहीं। तो अब सवाल ये आता है कि बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल अप्रोर हुई पाकिस्तान में उस वक्त, ये सब ने विटनेस की हुई है, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। तो उस अप्रोर के सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को एक रेफरेंस भेजा जाता है, उनसे एक पिटिशन उनको भेजी जाती है कि आप इस चीज़ का कॉग्निजेंस लें, आप इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट, आप इस चीज़ का फैसला दें कि एक बंदा जो कि पब्लिक ऑफिस होल्ड कर रहा है उसके पास एसेट्स हैं बियॉन्ड मीन, और वो क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉपर्टी है और बहुत ज़्यादा अमाउंट है, तो ये इतने ज़्यादा पैसे उसके पास कहाँ से आए कि वो कंपनीज जो हैं कि वो इस्टेब्लिश कर सके। फ्लैट्स हैं जो कि आपके प्राइम मिनिस्टर के हैं और उनकी ऑनरशिप डिनाई नहीं करे प्राइम मिनिस्टर खुद। जहाँ जहाँ उनसे पूछा गया है उनके बच्चों से उनसे कि आपकी ऑनरशिप में वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि येस दीज प्रॉपर्टीज़ आर ऑन बाय अस एंड आवर फैमिली। अच्छा, बिफोर पनामा केस हमें नहीं पता था कि ये प्रॉपर्टी मियां नवाज शरीफ साहब की है। इट वॉज नॉट इन द पब्लिक। लेकिन उनके अगर इंटरव्यू देखे जाए हसन नवाज और हुसैन नवाज के 1999 के, तो उसमें कहा जा रहा है, वो कह रहे हैं कि ये प्रॉपर्टी हमारी रेंटेड है। तो ये सबको पता था कि ये एवन फील्ड हाउसेस में रहते हैं, लेकिन ये नहीं पता था कि इनकी ऑनरशिप किस तरह और क्या घपले शपले करके इनकी ऑनरशिप की गई है। तो बेसिक रीजन इसका ये था, पनामा केस में नवाज शरीफ का नाम आया, नवाज शरीफ के बेटों का नाम आ गया। लेकिन अब यही तो सवाल था, सुप्रीम कोर्ट में यही रेफरेंस भेजा जा रहा था कि क्वेश्चन था वॉज दोज प्रॉपर्टीज द मनी फॉर बाइंग दोज प्रॉपर्टीज वॉज connected with Mian Mohammad Nawaz Sharif, and that money and the money that was acquired, was it through the money laundering, illegal practices and corrupt practices? जी बिल्कुल। कि एक कैसे ली गई बिल्कुल आप मान रहे हो कि ये प्रॉपर्टी आपकी है, या तो होता ना इसकी ऑनरशिप डिस्प्यूटेड होती तो फिर हम कह सकते थे इसी चीज़ पे सियासी बहस चलती कि प्रॉपर्टी है या नहीं है। एंड नाउ यू हैव एक्सेप्टेड दैट दिस प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू यू, यू हैव टू प्रूव इट हाउ यू गेट दिस प्रॉपर्टी। जी बिल्कुल। और इसके एसेट्स आपके पास कहाँ से आया, आपको अकाउंटेबल होना पड़ेगा। और आप कह रहे हो कि एक हमारे पास मेरे अब्बू की एक फैक्ट्री थी मक्का में,
वो बेची, तो उस फैक्ट्री को बेचने के बाद जो पैसे आए ना उसकी हमने लंदन में इन्वेस्टमेंट की तो ये प्रॉपर्टीज़ खरीद ली। फिर आप एक दूसरी स्पीच कर रहे हो, उसमें आप कह रहे हो कि मक्का वाली जो फैक्ट्री थी वो बेची तो हमने दुबई में फैक्ट्री लगाई, दुबई वाली फैक्ट्री बेची तो जो पैसे आए उससे हमने ये प्रॉपर्टीज़ खरीद ली। फिर आप कह रहे हो कि ये कॉन्फ्लिक्टिंग स्टेटमेंट होगी, तो जिस डिस्प्यूट आ रहा है उनकी स्टेटमेंट में। जी बिल्कुल, इस कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है और ये सारे का सारा केस इन चीज़ों पे बेस्ड था कि आपकी प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको आप ऑनरशिप एक्सेप्ट कर रहे हो। अब सवाल ये क्या ये वो प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि अनकाउंटेबल मीन से खरीदी गई हैं, इलीगल और करप्ट प्रैक्टिसेस से खरीदी गई, ये सवाल था। और इसी चीज़ के मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस दिया गया था और यही लीगल क्वेश्चन था जो कि पूछा गया था। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ पे बताता जाऊँ कि हम ये केस एज अ पॉलिटिकल डिस्कस नहीं कर रहे, दिस केस इज़ गोइंग टू डिस्कस ऑन द लीगल मैटर्स कि नवाज शरीफ जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे उनके पास प्रॉपर्टी है, उसके लीगल एस्पेक्ट्स क्या थे अकॉर्डिंग टू लॉ। जी बिल्कुल, एक ये था और दूसरा कि अब आपकी जो कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट आपने एट द फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट दी है, तो इसका मतलब है कि आप अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 62(1)(f) ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान आप ऑनेस्ट और अमीन नहीं रहे, क्योंकि आपके अपने हिसाब से वो स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्टरी है, मतलब गलत है, कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है उनके जी अंदर। बिल्कुल। इसका मतलब आप ऑनेस्ट और अमीन नहीं हो और आपकी इतनी क्वालिफिकेशन नहीं है कि आप एक पब्लिक ऑफिस होल्ड कर सको जिसकी वजह से आपको डिस्क्वालीफाई किया जाए। फिर कुछ और ये केस चलता गया तो सवालात उठे और उनमें से ये सवालात थे कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की जो डिपेंडेंसी में जो बंदे थे उसमें क्या उनकी बेटी मरियम सफदर या मरियम नवाज शरीफ आती थी या नहीं, क्योंकि अगर वो आती थी तो इसका मतलब ये है कि जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने अपने नॉमिनेशन पेपर सबमिट करवाया इलेक्शन कमीशन को तो उसमें उन्होंने ये नहीं बताया था कि मरियम सफदर मेरी डिपेंडेंट है या नहीं, जबकि 2011 में जब उन्होंने अपना इनकम टैक्स दिया था तो अपने डिपेंडेंट फॉर्म होते हैं उसमें डिपेंडेंस के फॉर्म में मरियम नवाज का नाम लिखा हुआ था। तो अगर वो उनकी डिपेंडेंट थी 2011 में, तो 2015 में उन्होंने क्यों नहीं ये सबमिट कराया कि ये मेरी डिपेंडेंट थी, जिसका मतलब ये हुआ कि इन्होंने कुछ फैक्ट्स थे जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से इलेक्शन लड़ते वक्त कंसील किए थे, जिसकी वजह से वो सादिक और अमीन नहीं रहे और इनको डिस्क्वालीफाई कर देना चाहिए। और इस तरह के 2-3 क्वेश्चन और थे कि इन्होंने इनकम टैक्स वगैरह भी छुपाया और फिर मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह। तो अगर तो ये साबित हो जाता कि एवन फील्ड प्रॉपर्टीज़ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के पैसों से खरीदी गई और उन पैसों से जिनके वो जवाबदेह नहीं है, तो इसका मतलब कि प्रिजम्पशन थी कि करप्ट प्रैक्टिस से आई गई हैं, करप्शन है। अब सवाल ये आएगा, अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट रेफरेंस भेज दिया गया था अंडर आर्टिकल 184(3) ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। अब सबसे बड़ा मसला था कि सबसे जो डिबेट हुई ना, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन पे डिबेट हुई थी, हर वकील ने, क्योंकि जितने भी केसेस थे यहाँ पे, क्योंकि द टाइटल ऑफ द केस इज़ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ एंड 10 अदर्स, तो ना ये सिर्फ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पे केस था बल्कि उनके बेटे, उनकी बेटी, उनके दामाद और इसहाक डार के ऊपर भी केस था और 10 लोग थे जिनके ऊपर ये केस था। तो अब बाकी 10 लोगों के वकील और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के वकील और स्टेट की तरफ से जो वकील हुए उन सब ने आर्ग्यू किया कि सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन ही नहीं है इस केस को सुनने की। उसकी वजह ये है कि आर्टिकल 184(3) बेसिकली आर्टिकल 184(3) में सुप्रीम कोर्ट के पास एम्पावर है, डिस्क्रेशन है कि अगर उसको लगता है कि कोई भी ऐसा मैटर जो कि पब्लिक इम्पोर्टेंस का है और इज़ कंसर्न विद द इन्फोर्समेंट ऑफ बेसिक राइट्स, फंडामेंटल राइट्स इंश्रेंट इन चैप्टर 2 पार्ट 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, तो सुप्रीम कोर्ट उस मैटर को अपनी कॉग्निजेंस में ले सकती है, उस मसले को अपने दायरे इख्तियार में ले सकती है। तो ये चीज़ तो क्लियर थी। अब सवाल ये था कि सुप्रीम कोर्ट की पावर्स क्या 184(3) के अंदर किस किस्म का रिलीफ ग्रांट कर सकती है, इसकी प्रोसीडिंग्स एडवर्सेरियल होंगी या इंक्विजिटोरियल होंगी, क्या सुप्रीम कोर्ट के पास इख्तियार है कि वो एविडेंस रिकॉर्ड कर सके, क्या सुप्रीम कोर्ट के पास इख्तियार है कि वो इंट्रिकेट एंड कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन ऑफ फैक्ट को डिसाइड कर सके, क्योंकि बेसिकली सुप्रीम कोर्ट इज़ द ट्रिब्यूनल ऑफ लॉ नॉट द फैक्ट। तो क्या सुप्रीम कोर्ट के पास इतना इख्तियार है कि वो फैक्ट्स को फैक्ट फाइंडिंग कर सके और सारे का सारा जो ट्रायल होता है वो कंडक्ट कर सके? अब ये सारा सवाल था। तो इस चीज़ को 5 जजेस ने मिलकर सॉल्व किया पहले क्वेश्चन को। इसमें से जो सबसे लीडिंग जजमेंट थी इसके मामले की वो जस्टिस आसिफ सईद खान खोसा ने दी, जो उस वक्त जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट थे। अब वो हमारे करंट चीफ जस्टिस हैं। उन्होंने कहा, उन्होंने ये डिसाइड किया कि 184(3) के अंदर अपना पुराना केस लॉ सारे का दे के सुप्रीम कोर्ट की जो प्रोसीडिंग्स है वो इंक्विजिटोरियल है, सुप्रीम कोर्ट के पास इख्तियार है कि वो कॉम्प्लेक्स और इंट्रिकेट क्वेश्चन ऑफ फैक्ट्स को डिसाइड कर सके, फाइंड कर सके। और यहाँ तक उन्होंने कहा कि पिछले केसेस का रेफरेंस देते हुए कि इस कोर्ट ने पास्ट की प्रैक्टिस से बहुत क्लियर चीज़ है कि ऐसे फैसले आए हैं कि कोर्ट ने कोई कमीशन इस्टेब्लिश कर दी थी जो कि इन्वेस्टिगेशन का काम करती थी, जिसका मतलब कि इस कोर्ट की इंक्विजिटोरियल प्रोसीडिंग और इस कोर्ट के पास इख्तियार है कि वो एविडेंस रिकॉर्ड कर सके। लेकिन सबसे बड़ी
दूसरी बात है, चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने कंक्लूड किया कि ये जो सवाल है कि क्या ये प्रॉपर्टीज़ एसेट्स बियॉन्ड मीन से हासिल की हैं या फिर नहीं, ये कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है ही नहीं, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन ऑफ फैक्ट तब होता है जब इनकी ऑनरशिप को डिनाई किया जाता है। इनकी ऑनरशिप को डिनाई नहीं किया जा रहा, इनके ऑनरशिप को एक्सेप्ट किया जा रहा है, तो फिर यहाँ पे तो कोई फैक्ट फाइंडिंग रहे ही नहीं कि हमने तो बस ये करना है कि ये इनका हमें सबूत चाहिए कहाँ से आई हैं। अगर आप नहीं दोगे तो इट्स अ सिंपल थिंग दैट इट्स एसेट बियॉन्ड मीन फॉर विच यू आर नॉट अकाउंटेबल। इट मीन्स के दे आर कलेक्टेड फ्रॉम इलीगल प्रैक्टिसेस। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे कोई इंट्रिकेट या कोई भी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है ही नहीं डिसाइड करने वाला हो, लेकिन अगर होता भी तो इस कोर्ट का पूरा इख्तियार था कि वो उसको कॉल अपॉन कर सकता और कर सकता, ठीक है। और जहाँ तक बात है डिस्क्वालीफाई करने की, क्योंकि इसमें डिफरेंट रिलीफ्स मांगे गए थे। पहला कि जौन सा कार्रवाई की जाए नैब के अंदर इसके साथ, ठीक है, और इस तरह के सारा। और फिर चीफ जस्टिस आसिफ सईद खान खोसा ने होल्ड किया कि अगर 184(3) के अंदर इख्तियार ना भी होता, वैसे तो है, अगर ना भी होता तो इस कोर्ट ने जुरिस्डिक्शन एज्यूम कर लेनी थी इस केस में। उसकी वजह ये है कि ये एक मैटर है पब्लिक इम्पोर्टेंस का, और जो यहाँ पे रिस्पोंडेंट है जिसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करनी जा रही है वो हेड ऑफ़ द स्टेट है, हेड ऑफ़ द कैबिनेट है। जितनी भी दूसरी रेमेडीज़ हैं वो यूज़लेस हैं उस बंदे के ख़िलाफ़। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका प्राइम मिनिस्टर अकाउंटेबल हो, तो अकाउंटेबल होने के लिए उसके पास कोई और बेहतर फोरम नहीं है हमारे पास जिसमें उसके ख़िलाफ़ कोई भी इंक्वायरी स्टार्ट की जा सके, क्योंकि जहाँ जहाँ जौन सा ऑर्गन है उसमें उसकी मर्ज़ी के बंदे लगे हुए हैं, FBR में, नैब में और हर जगह। और जहाँ तक हाई कोर्ट की बात है, वहाँ पे एक रेफरेंस पहले ही इस बंदे के ख़िलाफ़ पेंडिंग है जिसका पिछले 15 साल से फ़ैसला नहीं आया, जिसकी वजह से देयर इज़ नो अदर अप्रोप्रिएट फोरम टू डिसाइड द मैटर, ठीक है। जिसकी वजह से ये, क्योंकि 187(1) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है जिसने सुप्रीम कोर्ट को इख्तियार दिया है टू डू द कंप्लीट जस्टिस विद द केस। तो कंप्लीट जस्टिस का मतलब यही है कि आप ये सुनो और उसके बाद मैटर पे सही तरह से फैसला दो। और जहाँ तक बात है डिस्क्वालीफाई करने की, तो इस कोर्ट के पास इख्तियार है, क्योंकि डिस्क्वालिफिकेशन पे दूसरी पार्टी ने, जो कि रिस्पोंडेंट के मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के वकील थे, उन्होंने आर्ग्यू किया था डिस्क्वालीफाई करना था 62(1)(f) के अंदर। तो उन्होंने आर्ग्यू किया था कि अगर 62(1)(f) में मतलब ये होता है कि एक बंदा ऑनेस्ट होना चाहिए और अमीन होना चाहिए, सादिक और अमीन होना चाहिए। और ये कैसे पता लगेगा वो सादिक और अमीन नहीं है? ये हम नहीं जज करेंगे, ये कोर्ट ऑफ लॉ जज करेगी, कोई भी कोर्ट जज करेगी। तो उन्होंने कहा था अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज़ जज कर दी तो इसका मसला ये है कि सुप्रीम कोर्ट एक फैक्ट फाइंडिंग ट्रिब्यूनल नहीं है, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट के पास इख्तियार नहीं है कि वो ये जज कर सके कि वो सादिक और अमीन है या नहीं है। और दूसरा, अगर कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने तो जो रिस्पोंडेंट है उसका राइट टू फेयर ट्रायल एंड ड्यू प्रोसेस इन्फ्रिंज होगा, क्योंकि उसको सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कोई और एपेलाइट कोर्ट नहीं है जिसमें सुप्रीम कोर्ट का फैसला चैलेंज किया जा सके। तो अगर आप चाहते हैं कि कोई डिसऑनेस्ट डिक्लेयर किया जाए रिस्पोंडेंट को, तो इसको नीचे वाली कोर्ट करेगी, सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकती। तो इस पर जस्टिस आसिफ सईद खान खोसा ने अपना कंक्लूजन दिया कि इसमें राइट टू ड्यू प्रोसेस या फेयर ट्रायल बिल्कुल भी इन्फ्रिंज नहीं हो रहा, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल पिटिशन है, ना क्रिमिनल पिटिशन है, ना सिविल पिटिशन है, ना उसको कोई पेनल्टी मिल रही है, ना कोई सज़ा हो रही है। तो इसमें कैसे आप कह सकते हो कि कोई भी उसका राइट इन्फ्रिंज हो रहा है? हम तो सिर्फ डिक्लेयर करेंगे, और डिक्लेयर किस तरह करना है? कोई फैक्ट फाइंडिंग से तो हमने करना ही नहीं। हमारे पास 2 स्पीचेस हैं जिसमें 2 कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स हैं, उनके मद्देनज़र रखते हुए हमने डिक्लेयर कर देना है क्या ये स्टेटमेंट कॉन्फ्लिक्ट्री हैं, जिसकी वजह से आपने पब्लिक कॉन्फिडेंस ब्रीच की एंड यू आर नो मोर गुड टू होल्ड पब्लिक ऑफिस एनी मोर। ये चीज़ है, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जुरिस्डिक्शन बयान की थी। इसी तरह जस्टिस गुलजार अहमद थे जो कि इसी बेंच में बैठे हुए थे, और उन्होंने जस्टिस आसिफ सईद खान खोसा की सारी जजमेंट को अग्री करते हुए के साथ फैसला दिया सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन पे 184(3) के ऊपर ही। और उन्होंने कहा दिस कोर्ट हैज़ अ वॉल्यूमिनस जुरिस्डिक्शन टू डिसाइड अपॉन एनी रिलीफ डिमांडेड बाय दिस कोर्ट विदाउट एनी हेजिटेशन, एज लॉन्ग एज 184(3) की रिक्वायरमेंट्स पूरी हो रही हैं। वो ये है कि पब्लिक इम्पोर्टेंस का क्वेश्चन हो, और the question should be concerned with chapter 2 of part 1 of fundamental rights of constitution of Pakistan। अगर ये दोनों चीज़ें मौजूद हैं तो सुप्रीम कोर्ट कोई भी रिलीफ ग्रांट कर सकी। और फिर उन्होंने डिसाइड किया कि ये केस, प्रेजेंट केस जो है, क्या ये वो केस है जिसमें 184(3) में एक्ट किया जा सकता है और जो रिलीफ मांगे गए हैं वो दिए जा सकते हैं, ये नहीं। एंड द अल्टीमेट आंसर वाज येस, बिकॉज दिस क्वेश्चन वाज रिलेटिंग टू दी पब्लिक इंपॉर्टेंस एंड विद द फंडामेंटल राइट्स इंश्योर्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन। क्योंकि एज अ प्राइम मिनिस्टर, हमारा प्राइम मिनिस्टर किस
स्टैंडिंग पे स्टैंड करता Stand कर है, रहा है। वो हमारा राइट है जानना। और अगर हम नहीं जानेंगे तो हमारे बेसिक राइट्स इन्फ्रिंज होंगे, क्योंकि हमारा राइट है वी शुड बी गवर्न बाय द पीपल ऑफ आवर चॉइस, बाय द पीपल ऑफ बाय द पीपल हु रिप्रेजेंट अस। सो इफ वी डोंट नो आवर प्राइम मिनिस्टर एंड हिज स्टैंडिंग, देन वी आर being our basic rights are being violated, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट के पास इख्तियार है कि वो ये सारा केस सुन सकती है और उसका फैसला सुना सकती है। इसी तरह अब दूसरा सवाल था, ये एसेट्स बियॉन्ड मीन है, तो जहाँ तक उनसे मांगा पूछा गया कि आप बताएंगे जो आपके पास एसेट्स हैं ये कहाँ से हैं, जो प्रॉपर्टीज आपके बच्चों के नाम पे हैं, क्या इसके पैसे आपने ट्रांसफ़र किए? तो इस पर एक बड़ा वेग सा रिप्लाई मिला। रिप्लाई ये था कि पहले कहा गया कि ये प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि हमारे अब्बू थे, उन्होंने मक्का में एक फैक्ट्री लगाई, और फैक्ट्री मक्का में कैसे लगाई, हमें पाकिस्तान से निकाल दिया गया था, मुल्क बदर कर दिया गया था, हमारे पास 1 रुपया भी नहीं था, तो हम लोग बहुत गरीब थे, तो हमने सऊदी अरेबिया में गए, वहाँ पे सऊदी बैंकों से हमने कर्जा लेकर हमने फैक्ट्री लगाई। ठीक है, जब वो फैक्ट्री इस्टेब्लिश होगी तो हमने कर्जा वापस कर दिया, वो फैक्ट्री ने इतना कमा लिया कि कर्जा भी वापस कर दिया। फिर उस फैक्ट्री से हमने जौन सा गल्फ स्टील मिल दुबई में बना ली। ठीक है, फिर उस दुबई में को हमने उसमें मिल को जब हमने बेचा तो हमने किसी और की कोई लाइबिलिटीज़ नहीं दी, सीधा हमने जौन सा ना प्रॉपर्टीज़ खरीद ली लंदन में। और जब उनके बच्चों से पूछा गया आपके पास ये प्रॉपर्टीज़ कहाँ से आई हैं, तो उन्होंने कहा कि जो हमारे पास सऊदी अरब से पैसे आए थे ना, वो वाली हमने हमारे दादा अबू ने फैक्ट्री बेची थी, वो फैक्ट्री बेचने के बाद जो पैसे आए थे ना, उनका हमने कतर में बिज़नेस कर लिया था, और कतर में बिज़नेस करने के बाद जो ना पैसे बचे थे ना, वो हमने फ्लैट्स खरीद लिए थे। ये पता नहीं कौन सी ऐसी फैक्ट्री थी मक्का में जो कि इतनी बरकत वाली थी कि उससे उन्होंने दुबई में भी फैक्ट्री लगा ली, कतर में बिज़नेस भी कर दिया, और फिर लंदन के फ्लैट्स भी खरीद लिए। और सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि सबसे बड़ा मसला ये आता है कि आपके पास सबसे पहले आपने ये नहीं बताया कि अगर ये सारी बातों को मान भी लिया जाए तो इस चीज़ का कोई सबूत नहीं है कि सऊदी अरब से लंदन पैसे कैसे पहुँच गए, या दुबई से लंदन कैसे गए, या फिर कतर से लंदन कैसे गए, सऊदी अरब से कतर, कतर से लंदन, ये पैसे सारे आपका रोटेशन ऑफ वेल्थ हुई है, इसका मनी ट्रेल कुछ भी नहीं, वो नहीं दे सके थे, बेसिक जो प्रूफ नहीं कर सके थे मनी ट्रेल का। जी बिल्कुल। देखें, ये नैब के केसेस हैं, इनमें बर्डन ऑफ प्रूफ ऑनरशिप पिटिशनर ने इस्टेब्लिश करनी होती है, आगे आपने इस्टेब्लिश करना होता है कि ये जो आपके एसेट हैं ये आपने लीगल और अच्छे मीन से खरीदे गए हैं, तो ये वो इस्टेब्लिश नहीं कर सके, जिसकी वजह से जो है इनको नाअहल कर दिया गया और इनके खिलाफ रेफरेंस भेज दिए गए नैब में, जिनका फैसला भी कुछ अर्से पहले आया और उसका नतीजा भी आ गया। तो सबसे बड़ा मसला है, अब उनके बच्चों ने कहा कि हमने कतर में प्रॉपर्टी, ये बड़ी कॉन्फ्लिक्टरी स्टेटमेंट थी, और अपनी इस स्टेटमेंट जो थी वो एक्चुअली मैच नहीं कर रही थी, जिसकी वजह से ये सारे फैक्ट्स जो हैं उनको सुप्रीम कोर्ट ने जो है रद्द कर दिया। जी बिल्कुल, और यही वजह थी, स्टेटमेंट मैच नहीं करती, इसी वजह से उनको ऑनेस्ट और अमीन डिक्लेयर नहीं किया गया, क्योंकि हर चीज़ का एविडेंस होता है। तो ये जो कतर की इनकी इन्वेस्टमेंट थी उसको इस्टेब्लिश करने के लिए उन्होंने कतरी खातिर भेजा था, ठीक है, कतरी लेटर जिसको कहा जाता है, जिसमें काफ़ी चीज़ें लिखी हुई थी, लेकिन उसको सुप्रीम कोर्ट ने वैसे ही एक्सेप्ट नहीं किया उस लेटर को, क्योंकि उसकी कोई वैलिडिटी नहीं थी, और उसमें ये लिखा ही नहीं हुआ था कि ये इन्होंने हमारे साथ डीलिंग, उसमें ये लिखा हुआ था कि इनके ग्रैंडफादर ने हमारे फादर के साथ थोड़ी सी डीलिंग की और मुझे इस चीज़ का इल्म है, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने उस स्टेटमेंट को एक्सेप्ट नहीं किया, और अगर करती भी तो उसकी कोई वैलिडिटी नहीं थी सुप्रीम कोर्ट में। अब सवाल ये आता है कि ये पैसे आए कहाँ से, और अगर ये पैसे हसन नवाज़ के और हुसैन नवाज़ के नहीं है, जहाँ तक गल्फ स्टील मिल की बात थी, तो गल्फ स्टील मिल बिकी थी 2006 में, जबकि जो प्रॉपर्टीज़ थी ये एक्वायर की गई थी 1993 में। तो अब यहाँ पे सवाल ये, तो स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्टरी होने के साथ साथ लीगली इनकरेक्ट हो गई, क्योंकि गैप है बहुत ज़्यादा इसके बीच में। गैप ये है कि आप फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट पे कह रहे हो कि हमने गल्फ स्टील मिल बेची है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान गल्फ स्टील मिल बेची है 2006 में, तो जो उससे पैसे बचे हैं उससे हमने लंदन में प्रॉपर्टीज़ खरीदनी है, जबकि 2006 में नहीं 1993 में आपने प्रॉपर्टीज़ खरीदी थी। इसका मतलब ये वाली जो आपकी स्टेटमेंट है, इट्स इन स्टार्क कॉन्ट्रडिक्शन, तो इसलिए आपको डिसऑनेस्ट डिक्लेयर किया जा रहा है। फिर उसके बाद यहाँ पे मसला ये आया था कि जौन सा ना एक केस था हुडेबिया पेपर मिल का, वो केस था लंदन का। उसमें ये हुआ था, इनकी एक फैक्ट्री थी जो कि जिसके जो एसेट्स थे वो लिक्विडेट कर दिए थे इन्होंने, जौन सा ना फिर वहाँ पे हाई कोर्ट क्वीन बेंच था इंग्लैंड में, उन्होंने फैसला दिया कि अगर ये आपके पैसे नहीं देते तो इनकी जो फैक्ट्री हुडेबिया पेपर मिल वो लिक्विडेट कर दी थी। तो इनकी जो फैक्ट्री अगर वो
जो लाइबिलिटी अपनी नहीं पे करती अपने क्रेडिटर्स की तरफ से, तो जो इनके घर है एवन फील्ड वाले वो बेच के इनका जो उनसे पैसे पूरे किया जाए। तो यहाँ पे जो पिटिशनर की साइड पे लॉयर थे उन्होंने आर्ग्यू किया कि 1996 में ये फैसला आया, अगर ये हाउस उस वक्त 96 में ये लोग ऑन नहीं करते थे तो क्वीन बेंच क्यों कहता कि इन घरों को बेच के आपकी लाइबिलिटीज पे की जाएंगी। इसका मतलब देयर आर टू फैक्ट्स दैट एस्टैब्लिश दैट इन द ईयर 93 to 96 यू हैड द ओनरशिप ऑफ दीज फ्लैट्स। तो आपकी जो गल्फ स्टील वाला स्टैंड है वो तो वैसे ही ख़राब हो गया। तो अब जहाँ तक मक्का फैक्ट्री की बात है, उसमें आप कह रहे हो कि हमने मक्का फैक्ट्री बेची, तो फिर उसके बाद ले ली, तो मक्का फैक्ट्री की जो अपने आपने कहाँ से ख़रीदी थी आप? क्योंकि आप खुद कह रहे थे कि हम लोगों को मुल्क बदल गया, हमारे पास कोई पैसे नहीं थे, कुछ भी नहीं था, हमने बड़ी मुश्किल से सऊदी बैंकों से कर्जे लेके मक्का फैक्ट्री लगाई, तो कर्जे वापस नहीं करने थे आपने, तो जो मक्का फैक्ट्री बेची वो सारे के सारे पैसे तो कर्जे वापस करने में ही लग गए। तो अब यहाँ पे इतना बड़ा क्वेश्चन मार्क आ जाता है, बल्कि क्वेश्चन मार्क ना यहाँ पे आते हैं और सवाल खुल जाते हैं, और वो ये खुल जाते हैं कि मक्का फैक्ट्री तो चलो आपके अब्बू ने लगाई, जद्दा आपके पास दुबई फैक्ट्री लगाने के पैसे कहाँ से आए? फिर उसके बाद कतर में बिजनेस करने के पैसे कहाँ से आए? फिर लंदन में ये जायदाद खरीदने के पैसे कहाँ से आए? जिसका मतलब साफ साफ साबित होता है कि आपने बहुत ज़्यादा रिश्वत ली है और बहुत ज़्यादा इलीगल और करप्ट प्रैक्टिसेस की हैं, जिनका नतीजा ये मनी ट्रेल नहीं दे सके वो कितना पैसा कहाँ से आया। जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच। और हमने आज बात की इमरान अहमद खान नियाजी वर्सेस नवाज शरीफ केस के बारे में, जो कि पनामा केस था। आवर ऑनरेबल चीफ जस्टिस हैज़ अ बिग पार्ट इन दिस केस। स्टे ट्यून्ड विद अस फॉर मोर केसेस ऑफ आवर ऑनरेबल चीफ जस्टिस। थैंक यू सो मच।